हम पढ़ रहे हैं द रिवीजन क्लास ऑफ आईपीसी 1860, द इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ इट फ्रॉम द जुडिशरी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमने अपनी प्रीवियस कुछ क्लासेस में एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, थेफ्ट, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 410 से लेकर सेक्शन 414 तक, जो डील करते हैं, रिलेट करते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी से। तो देखते हैं हमें क्या स्पेसिफाई करता है सेक्शन 410। सेक्शन 410 एक्चुअली स्पेसिफाई करता है द डेफिनेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी के स्टोलन प्रॉपर्टी किससे कहा जाएगा। सो द प्रॉपर्टी, द पोजीशन whereof has been transferred by theft or by extortion or by robbery or the property has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated to be stolen property। यहाँ पे जो टर्म्स स्पेसिफाइड हैं आपको याद होगा। सबसे पहला थेफ्ट, सेक्शन 378 में थेफ्ट स्पेसिफाइड है। एक्सटॉर्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 383 में हमने पढ़ा था। रॉबरी की अगर हम बात करें तो सेक्शन 390 रॉबरी को डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है। इसी के फर्दर सीक्वेंस में हम जाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 403 में, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमें देखने के लिए मिलता है सेक्शन 405 में। इसी के साथ में हमने एक डेकॉइटी भी पढ़ा था, जिसको अभी हम थोड़ी देर में लेंगे। नाउ कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, क्या कहता है सेक्शन 410, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पोजीशन ऑब्टेन्ड किया गया है और वो पोजीशन या तो ऑब्टेन हुआ है या फिर ट्रांसफर हुआ है, या तो थेफ्ट के थ्रू या फिर एक्सटॉर्शन के थ्रू या रॉबरी के थ्रू या फिर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके, तो ऐसी सभी प्रॉपर्टी को ऐसा माना जाएगा कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी में लाई करती है। राइट, कोई भी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे वर्ड प्रॉपर्टी यूज किया है। सो जिस डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की थी वह मूवेबल, जिसमें इमूवेबल की बात की थी वो इमूवेबल, ये माना जाएगा कि ये स्टोलन प्रॉपर्टीज है। साथ में ये और लिखा है वेदर द ट्रांसफर हैज बीन मेड और द मिसएप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड विद इन और विदाउट इंडिया, चाहे ऐसा ऑफेंस विद इन इंडिया किया जाए या फिर विदाउट इंडिया, यानी कि इंडिया से बाहर किया जाए, लेकिन उसको ऐसा ही माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है। बट इसका एक एक्सेप्शन दे रखा है, एक रिलैक्सेशन दे रखा है। उसमें ये कहा है अगर सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी उस पर्सन के पोजीशन में आ जाती है जो उसका रियल ओनर है, द पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव द पोजीशन, जो पर्सन उसका लीगली एंटाइटल्ड ओनर है, ऐसे पर्सन के पास में जब वो प्रॉपर्टी आ जाती है, सब्सिक्वेंट का मतलब ए से बी के पास गई, बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी से ई के पास, और फाइनली वो घूम फिर के वापस ए के पास आ गई, who was the legal entitled, who was having the legal entitlement ownership of that particular property, तब ऐसा माना जाएगा now that property ceases to be stolen property। जब तक वो किसी भी ऐसे पर्सन के पास रहती है, the person who is not a legal owner of that property, तब तक उस प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी माना जाएगा। और जैसे ही वो प्रॉपर्टी दोबारा से ऐसे पर्सन के पास आ जाती है who is having the legal entitlement of ownership, तो उस प्रॉपर्टी को फिर स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 411 हमें बताता है कि अगर कोई पर्सन स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करता है तो उसके लिए क्या
कंडीशंस रहेंगी। सेक्शन 411, dishonestly receiving stolen property. Whoever dishonestly receives or retains, रिसीव का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना, प्राप्त करना, अपने पास लेना, और रिटेन का मीनिंग होता है अपने पास रख लेना। चीज को अपने लेके और अपने पास ना रखना, उसे दोबारा लौटा देना, तो फिर रिटेन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो पर्सन रिसीव किया और रिसीव करने के अलावा अगर उसने रिटेन भी किया, दोनों में से कुछ भी एक है, और वर्ड यूज हुआ है एनी स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव द सेम टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, और ये जानते हुए या फिर ऐसा मानते हुए, उसके पास मानने का ऐसा उचित कारण है कि उसने जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के थ्रू ऑब्टेन की गई है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ये बात अगर उसको नॉलेज में है, then shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine, यानी कि सिर्फ फाइन लगा के भी रिलीज किया जा सकता है, और विद बोथ। ये है सेक्शन 411 जो बताता है कोई भी ऐसा पर्सन जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा या रिटेन करेगा तो उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेक्शन 412 जो हमें डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है रिगार्डिंग द डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ अ डकैती। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि इन सारे टर्म्स की, सेक्शन 378 हमें डिफाइन करता है थेफ्ट को, सेक्शन 383 हमें डिफाइन करता है रॉबरी के बारे में, सॉरी एक्सटॉर्शन के बारे में, सेक्शन 390 हमें बताता है रॉबरी के बारे में, सेक्शन 391 में हमने देखा था डेकॉइटी की डेफिनेशन को, इसके बाद में हमने देखी थी सेक्शन 403 which is specifying the criminal misappropriation of property, and 405 जो बताता है criminal breach of trust को। क्या आप मुझे बता सकते हैं what is the difference between robbery and dacoity? सेक्शन 390 और 391 में एक छोटा सा जो मेजर कोर डिफरेंस है वो किस वर्ड का था, किस बात का था, हमने पढ़ा था, अगर आपको रिकॉल हो रहा हो, याद आ रहा हो तो। रॉबरी कब डेकॉइटी बन जाता है, ये अगर आपको माइंड में स्ट्राइक कर रहा हो तो। नहीं, देखिए डेथ और एक्सटॉर्शन के साथ में जब इंस्टेंट डेथ ऐड हो जाता है तो वो रॉबरी बनता है, लेकिन वही रॉबरी जब 5 और मोर पर्सन मिलके करते हैं तो फिर वो डेकॉइटी बन जाता है। याद आया आपको? जब थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के साथ में इंस्टेंट डेथ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ये ऐड होते हैं तो वो रॉबरी बनता है, लेकिन रॉबरी जब 5 और मोर पर्सन मिलके करते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो डेकॉइटी बन जाता है। तो सेक्शन 412 जो बता रहा है कि जब डेकॉइटी कमिट करके अगर किसी प्रॉपर्टी को रिसीव किया गया है, 411 में बाकी सारी चीजें कवर हो गई थी बट डेकॉइटी कवर नहीं हुआ था। So whoever dishonestly receives or retain, दोनों बातें आ रही हैं सेम, any stolen property the possession whereof he knows or has reason to believe to have been transferred by the commission of dacoity or dishonesty। तो डेकॉइटी कमिट करके अगर किसी प्रॉपर्टी को रिसीव किया गया है और डिसऑनेस्टली रिसीव्स फ्रॉम अ पर्सन whom he knows or has reason to believe to have belong to a gang of dacoits, तो या तो उसे ये बात पता है कि मैं जो प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा हूँ, रिटेन कर रहा हूँ, ये डकैती में डकैती के की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, और या फिर उसको ये पता है कि मैं जिस व्यक्ति से, जिस पर्सन से इस प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा हूँ, ये पर्सन एक डकैती की गैंग को बिलोंग करता है, एक डकैतों के गिरोह से संबंध रखता है। तो बात तो बराबर ही हो गई कि जो डकैतों के गिरोह से संबंध रखने वाला व्यक्ति है
उसके पास जो संपत्ति होगी तो वो डकैती की ही होगी, ऐसा माना जा सकता है। प्रॉपर्टी विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू हैव बीन स्टोलन, या फिर उसको पता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी में है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो सिंपली जब हमने सेक्शन 411 को देखा था तो वहां पे तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 इयर्स तक का ही आ रहा था, लेकिन जब वो डेकोइटी में कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर्टी को रिटेन या रिसीव करना, ठीक है, यहाँ पे वर्ड दोनों वही आए हैं, रिसीव्स एंड रिटेन, बस डिफरेंस ये हो गया है। अब यहाँ पे थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच वर्ड्स की जगह पे डेकोइटी वर्ड यूज हो गया है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आया। तो वो जो 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट था वो हो गया आप क्या, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस वर्ड यूज किया है, इधर डिस्क्रिप्शन नहीं है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, यानी फाइन तो लगना ही है, साथ में पनिशमेंट भी मिलना ही है। ये है सेक्शन 412। सिंपल एक वर्ड के चेंज होते ही पनिशमेंट कितना इंक्रीज हो गया वो आपने देखा। बढ़ते आगे सेक्शन 413 414 को, हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी। अब पर्सन कोई ऐसा है जो हैबिचुअल नेचर में यानी कि आदतन रूप से, लगातार रूप से स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करता है, उसके लिए क्या प्रोविजन है, whoever habitually receives or deals in property which he knows or has reason to believe to be stolen property shall be punished with imprisonment for life। वैसे तो हमने स्टोलन प्रॉपर्टी से डील करने वाले, रिसीव और रिटेन करने वाले पर्सन को सिर्फ 3 इयर्स का दिया था, लेकिन अगर वो पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाता है इस ऑफेंस में, तो फिर उसका जो पनिशमेंट हो वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक हो सकता है, या फिर वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स तक हो सकता है, और साथ में फाइन तो लगना ही लगना है। सेक्शन 414, असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब न तो पर्सन रिसीव कर रहा है, न ही रिटेन कर रहा है, सिर्फ असिस्ट कर रहा है, सिर्फ मदद कर रहा है किस बात में, चोरी की संपत्ति को छुपाने में। असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी की प्रॉपर्टी है उसको छुपाने में मदद कर रहा है। सो हूएवर वॉलंटरीली असिस्ट, अब किसी को बंदूक दिखा के उससे जोर जबरदस्ती काम करवा रहे हैं तो वो तो पनिशमेंट उसको नहीं देंगे ना, लेकिन हूएवर वॉलंटरीली असिस्ट इन कंसीलिंग ना, अपनी स्वेच्छा से छुपाने में मदद करता है, और डिस्पोजिंग या फिर उसे डिस्पोज करने का मतलब होता है उस संपत्ति को समाप्त कर देना, बेच देना, नष्ट कर देना, कुछ भी, सब कुछ उसमें आ जाता है। ऑफ और मेकिंग अवे विद प्रॉपर्टी which he knows or has reason to believe to be stolen property, stolen property जिसको section 410 डिफाइन किया, shall be punished of imprisonment with of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो उसका पनिशमेंट कितना होगा, उतना ही होगा जितना 411 में स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव और रिटेन करने पे था, वही उस स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसीलमेंट के असिस्टेंस के लिए दिया जाएगा। आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। हमने टोटल 5 सेक्शंस को डिस्कस किया। इन 5 सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी इवनिंग में 9:30 पर। काफ़ी सारी वैकेंसीज भी अब तो के एग्जाम्स के डेट्स आ चुकी हैं। हरियाणा की डेट स्पेसिफाई हो गई है 12 नवंबर की, RGS की डेट डिसाइड हो गई है, दैट इज़ 28 नवंबर की। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ लोग रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस एंड गाइडेंस यू मे कॉन्टैक्ट टू द आवर ग्रुप ऑफ टेलीग्राम। फाइन, सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है अभिषेक, तो पूछ सकते हैं।